मैं प्रदीप सिंह राघव, एडिशनल चीफ इंजीनियर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी भोपाल में कार्यरत हूँ। आज हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस EHV सबस्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये विषय जो लोग इस उपकेंद्र की विधा में हैं उनके लिए ये विषय बहुत उपयोगी है। इस विषय में हम जो प्रैक्टिसेस मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में अडॉप्ट की जाती हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण में हम EHV सब स्टेशन के संचालन और रखरखाव की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझेंगे। मॉड्यूल 1, EHV सब स्टेशन का परिचय। इस मॉड्यूल में हम EHV सब स्टेशनों के वोल्टेज स्तर, प्रकार और उनकी कार्य प्रणाली को समझेंगे। मॉड्यूल 2, EHV सब स्टेशन के घटक। यह मॉड्यूल EHV सब स्टेशन के विभिन्न घटकों जैसे ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और अन्य उपकरणों का परिचय देगा। मॉड्यूल 3, EHV सबस्टेशन का संचालन। इस मॉड्यूल में हम EHV सबस्टेशन के संचालन की प्रक्रिया और ट्रांसफार्मर की निगरानी पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 4, EHV सबस्टेशन की समय आधारित और स्थिति आधारित रखरखाव। इस मॉड्यूल में समय आधारित और स्थिति आधारित रखरखाव के तरीकों को समझेंगे। मॉड्यूल 5, ट्रांसफार्मर का रखरखाव और परीक्षण। इस मॉड्यूल में हम ट्रांसफार्मर के रखरखाव और विभिन्न परीक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मॉड्यूल 6, ट्रांसफार्मर के लिए टेस्टिंग विधियां। यह मॉड्यूल ट्रांसफार्मर के परीक्षण विधियों जैसे टैन डेल्टा, शॉर्ट सर्किट और इंसुलेशन टेस्टिंग को समझाएगा। मॉड्यूल 7, सर्किट ब्रेकर का रखरखाव और परीक्षण। इस मॉड्यूल में हम सर्किट ब्रेकर के रखरखाव, परीक्षण और उनके ऑपरेशनल टाइमिंग को जानेंगे। मॉड्यूल 8, पार्शियल डिस्चार्ज और थर्मल परीक्षण। इस मॉड्यूल में हम पार्शियल डिस्चार्ज, PD और थर्मल विजन, कैमरे का उपयोग करके उपकरणों का तापमान मापने की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 9, बैटरी सेट का रखरखाव। इस मॉड्यूल में हम बैटरी सेट के रखरखाव की प्रक्रिया और चार्जिंग के दौरान आवश्यक निगरानी को समझेंगे। अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 1 की ओर। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ EHV सबस्टेशन। इस विषय में 3 शब्द आते हैं: ऑपरेशन, मेंटेनेंस, EHV सबस्टेशन। आज की विषय वस्तु में हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे। EHV सबस्टेशन जो हैं 33 kV से ऊपर के जो सबस्टेशन होते हैं वे EHV सबस्टेशन की परिभाषा में आते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 3 स्तर के वोल्टेजेस पर EHV सबस्टेशन ऑपरेट करती है: 132 kV, 220 kV, 400 kV। उपकेंद्रों को हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक सबस्टेशन वो जो सिंगल वोल्टेज सबस्टेशन के नाम से कहलाते हैं। इन सबस्टेशन में कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ये पोलिंग सबस्टेशन या स्विचिंग सबस्टेशन कहलाते हैं। वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इन सबस्टेशन में रिएक्टर दिया जा सकता है। मल्टी वोल्टेज सबस्टेशन, ये प्रकार के सबस्टेशन अपने को उसमें देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है 400 kV, 220 kV और 132 kV स्तर पर EHV सबस्टेशन ऑपरेट होते हैं। इनमें लगने वाले ट्रांसफार्मर जो हैं उनकी जो सामान्यतः जो उनकी रेटिंग है वो इस प्रकार से रहती है। 400/220 kV के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 500 MVA और 315 MVA की रेटिंग के आते हैं। मध्य प्रदेश में 2 उपकेंद्रों में 400/132 kV का भी लेवल है जिसके ट्रांसफार्मर की क्षमता 100 MVA है। 220/132 kV के ट्रांसफार्मर जो है 160 MVA और 200 MVA की कैपेसिटी में आते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ उपकेंद्रों में 220 से 132 पर न आते हुए सीधे 220 से 33 kV के सबस्टेशन भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं, 100 MVA के और 50 MVA के। सबसे निचले स्तर पर 132/33 kV के ट्रांसफार्मर आते हैं जो 40 MVA, 50 MVA और 63 MVA के कैटेगरी में हैं। EHV सबस्टेशन को हम और भी अगर तरीके से विभाजित करना चाहें तो AIS या GIS के परिभाषा में भी हम इनको विभाजित कर सकते हैं। AIS मतलब एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन। ये आउटडोर सबस्टेशन होते हैं जो हमें सामान्यतः दिखाई देते हैं।
इनमें दो जो लाइव पार्ट्स हैं, जो दो लाइव कंडक्टर्स हैं, बस हैं, इनके बीच इंसुलेशन एटमॉस्फेरिक एरिया द्वारा दिया जाता है। ये बड़े एरिया में होते हैं, इनको चूँकि सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती है तो इनको ऑपरेट करना आसान होता है, इनको मेंटेन करना भी आसान होता है और तुलनात्मक रूप में ये सस्ते भी पड़ते हैं। खुले आसमान के नीचे रहते हैं तो ये जितने भी एटमॉस्फेयर के जो वैगरीज जिसको बोले हम, वो उनका सामना करना पड़ता है। धूप, पानी, बारिश, बिजली, इन सब का सामना इनको करना पड़ता है। दूसरे प्रकार के सबस्टेशन जो आते हैं वो गैस इंसुलेटेड कहलाते हैं। इनके अंदर जो दो लाइव पार्ट्स रहते हैं, उन लाइव पार्ट्स में इंसुलेशन के लिए हम SF6 गैस का उपयोग करते हैं। SF6 गैस एक बहुत ही इंसुलेटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी गैस मानी जाती है और इसके उपयोग के कारण जो हमारे दो लाइव पार्ट्स के बीच में जो दूरियां रहती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इस प्रकार के जो उपकेंद्र रहते हैं ये इंडोर उपकेंद्र कहलाते हैं और इन उपकेंद्रों में मौसम की प्रतिकूलता का असर नहीं होता, किंतु ये उपकेंद्र काफ़ी महंगे होते हैं। ये बड़े शहरों के लिए मुफीद बैठते हैं जहाँ पे ज़मीन की कीमत जो है इक्विपमेंट की कीमत से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ये इन प्रकार के उपकेंद्रों का उपयोग किया जाता है और ऐसे जगह जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, जहाँ पे हमको लाइन ले जाने में दिक्कत है, वहाँ पे इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। GIS सबस्टेशन के कुछ फोटोग्राफ्स दिखेंगे आपको। ये एक GIS सबस्टेशन जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा संचालित है, बना हुआ सबस्टेशन। जो बिल्डिंग दिख रही है इसी के अंदर ही स्विच यार्ड है। एक बाहर आपको जो दिख रहा है इसके अंदर ट्रांसफार्मर है। ये इसके अंदर जो है बे दिख रही हैं अपने को, नीचे जो दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बस कहलाती हैं और ऊपर जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है इनकी ये डक्ट कहलाती है। इनके अंदर जो है इनकमिंग और आउटगोइंग है ट्रांसफार्मर की और लाइन की। ये भी दूसरे दृष्टिकोण से लिया गया फ़ोटो है। एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन ये अधिकतर लोगों ने देखे होंगे, हमारे गांव में, हमारे शहर में दिखते हैं। ये जो दिख रहा है आपको एक 220 kV उपकेंद्र दिख रहा है इसके अंदर। ये 132 kV स्विच यार्ड है। ये सभी AIS की कैटेगरी में आते हैं। ये भी 132 kV का सबस्टेशन है। इसमें जो सामने आपको दिख रहा है ये ब्रेकर की लाइन है पूरी। एक तरफ आपके दाहिने साइड पे जो है वो 132 kV की बस है। इस मॉड्यूल में हमने EHV सबस्टेशनों के वोल्टेज स्तर, प्रकार और उनके कार्य का परिचय प्राप्त किया। हमने यह समझा कि इन सबस्टेशनों की भूमिका और वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब EHV सबस्टेशन के कंपोनेंट्स में आते हैं। EHV सबस्टेशन में इक्विपमेंट, बसबार मटेरियल, स्ट्रक्चर, अर्थिंग मटेरियल, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, CT, PT, लाइटनिंग अरेस्टर, आइसोलेटर इत्यादि कई प्रकार के इसके अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं। इन सारे कंपोनेंट से मिलके ये EHV सबस्टेशन का निर्माण होता है। एक 500 MVA ट्रांसफार्मर का ये एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये भोपाल में स्थापित 500 MVA ट्रांसफार्मर है। ये क्षमता अभी इस समय मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में सबसे अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर है, ये स्थापित किया गया है। ये ट्रांसफार्मर जो है 400 बाय 220 kV का 315 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये भी मध्य प्रदेश के ही एक सबस्टेशन में स्थापित किया गया है। ये 160 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये 50 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये 220 बाय 33 kV का ट्रांसफार्मर है। ये 63 MVA का 132 बाय 33 kV ट्रांसफार्मर, 50 MVA 132 बाय 33। ये सभी हम जो हैं उपकेंद्र के कंपोनेंट देख रहे हैं। अभी हमने ट्रांसफार्मर देखे, अब हम ब्रेकर देख रहे हैं। ये 400 kV का सर्किट ब्रेकर है। ये पूरी जो लाइन दिख रही है इसके अंदर, ये 400 kV के ब्रेकर में दो ब्रेक रहते हैं। आपको जो एक बीच में वर्टिकल के साइड में दो हॉरिजॉन्टल आर्म दिख रही हैं, दोनों आर्म में एक एक ब्रेक दिया हुआ है इसके अंदर। ये 220 kV का सर्किट ब्रेकर है। ये सभी सर्किट ब्रेकर जो हैं SF6 सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं। इनके अंदर जो इंसुलेशन एक्सटेंशन होता है आर्क का, वो SF6 के द्वारा होता है। ये 132 kV का सर्किट ब्रेकर है। इसी श्रृंखला में ये 33 kV का सर्किट ब्रेकर है और 33 kV में मेंटेनेंस फ्री कंसेप्ट पे काम करते हुए इसके अंदर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में हम VCB भी कहते हैं। आगे इसी श्रृंखला में
करंट ट्रांसफार्मर है, ये करंट का मापने के लिए किया जाता है काम इसका। किसी भी रिले को, किसी भी मीटर को इन्हीं के द्वारा जो है इनपुट दिए जाते हैं। ये 220 केवी की सीटी है। ये सीटी जो दिख रही है ये लाइव टैंक की सीटी है। ये 132 केवी की सीटी है, ये भी लाइव टैंक सीटी है। ये 33 केवी की सीटी है, ये आपको दिख रही है डेड टैंक सीटी कहलाती है। 400 केवी की एल ए जो है सबस्टेशन में उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग इनके द्वारा जो जिसको हम बोलते हैं अरेस्ट हो जाती है या अर्थ हो जाती है, जिससे हमारे इक्विपमेंट जो है उनमें कोई नुकसान नहीं होता। ये 220 केवी के एल है, 132 के एल है, 33 के एल है। 400 केवी का वेव ट्रैप। ये वेव ट्रैप जो है हम PLCC कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडक्टिव डिवाइसेस रहते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देते हैं। ये 220 केवी का वेव ट्रैप है, 132 केवी का वेव ट्रैप। 400 केवी में जो है वोल्टेज नापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बजाय CVT का उपयोग करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए उनका सामान्यतः उनका उपयोग नहीं किया जाता है। 220 केवी पे ये PT है। बस में जो है CVT का उपयोग सामान्यतः नहीं करते हैं, लाइन में हम CVT का उपयोग करते हैं। 132 केवी की PT है, ये बस में लगी हुई PT है। 33 केवी की PT है, ये 33 केवी के वोल्टेज हमको देती है। इस मॉड्यूल में हमने EHV सब स्टेशन के विभिन्न घटकों जैसे ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और अन्य संरचनाओं के बारे में सीखा। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम आते हैं ऑपरेशन ऑफ EHV सबस्टेशन पे। ऑपरेशन जो है सबसे पहला काम जो है ऑपरेशन का है वो विद्युत की निर्बाध, निरंतर और उच्च गुणवत्ता वाली सप्लाई मेंटेन करना। इसका सेकंड स्टेप में हम बोल सकते, कभी कोई ट्रिपिंग हो जाती है, उस ट्रिपिंग के बाद में हमें जल्दी से जल्दी उस ट्रिपिंग को रिस्टोर करना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए हमको परमिट देना पड़ता है, कभी कभी जो है आइसोलेट करना पड़ता है, और जो हमारे कर्मचारीगण काम करते हैं उनके लिए सेफ़ काम करने का हमको एरिया देना पड़ता है काम करने के लिए। जो लोग ऑपरेशन के कार्य में रहते हैं उनको जो है ट्रांसफार्मर पे ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर का इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए इनको यार्ड के बाकायदा राउंड लगाने पड़ते हैं। वहाँ पे जो टेम्परेचर मीटर स्थापित है उनकी रीडिंग लेनी पड़ती है, जिससे कि हमको पता लगता रहे कि ट्रांसफार्मर जो है उसका जो टेम्परेचर उसके रेटेड टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ट्रांसफार्मर हमारा जो इक्विपमेंट है, ये किसी भी उपकेंद्र का सबसे महंगा इक्विपमेंट रहता है। जितने भी EHV क्लास के ट्रांसफार्मर रहते हैं, इन सारे ट्रांसफार्मर में ऑयल को हम एज ए इंसुलेशन और एज ए कूलिंग जो है दोनों का काम करने के लिए इसके अंदर मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है। इसलिए इन इक्विपमेंट में से ऑयल के लीकेज के लिए भी हमको ध्यान देना पड़ता है, कहीं ऑयल का लीकेज तो नहीं हो रहा है इसके अंदर। सबस्टेशन पे जो लोग कार्यरत रहते हैं उनको सबस्टेशन के बस का वोल्टेज भी नापना पड़ता है। जो वहाँ पे पैनल मीटर्स लगे हुए हैं उनके अंदर मेगावाट, MVAR, एम्पियर, इन सब का भी इनको ध्यान रखना पड़ता है, उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इनमें से किसी भी उपकरण में इनमें से किसी की भी अगर वैल्यू ज़्यादा आती है या जो तय मानक है उनसे ज़्यादा आती है तो हमें उसके हिसाब से हमें इसके अंदर स्टेप उठाने पड़ते हैं। सबस्टेशन के अंदर बैटरी भी रहती है, इसलिए हमको इसका जो लोड का वोल्टेज बैटरी का और बैटरी चार्जिंग करंट इन सब को भी मॉनिटर करना पड़ता है। कभी कभी सबस्टेशन के अंदर ट्रिपिंग होती है या कोई अलार्म आता है कोई, तो उन अलार्म को हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उन अलार्म को हमको एक्नॉलेज करना पड़ता है, और फिर उन अलार्म के अनुसार क्या कार्य करना है इसके लिए जो भी जो अधिकारी उनके लिए जो नॉमिनेटेड अधिकारी हैं, उत्तरदायी अधिकारी, उनको हमें सूचित करके कार्रवाई करनी पड़ती है। सबस्टेशन के अंदर रात के समय में हमें जो हॉट पॉइंट रहते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। जितने भी क्लैम्प्स और कनेक्टर्स हैं इक्विपमेंट्स के, जहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है, इन कनेक्शन वाले पॉइंट पे हमें रात में अंधेरा करके देखना पड़ता है कि कोई इनका तापमान तो नहीं बढ़ रहा है इनका। इसके अलावा सबस्टेशन चूँकि पब्लिक से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें लोगों के फ़ोन भी आते हैं, तो हमें जो भी हमारे उच्च अधिकारियों के या पब्लिक के फ़ोन आए उन फ़ोन पे हमें बहुत ही पोलाइटली हमें उन सब चीज़ का उत्तर देना पड़ता है। इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे हम काम करने के पहले जिस एरिया को में काम करना है उसको हम एक लाल रंग के पट्टे से हम बांध लेते हैं, जिससे कि हमें
पता लग जाता है कि ये एरिया ही काम करने के लिए सेफ़ है। तो कहाँ पे काम हो रहा है उसके लिए सेफ़ डिमार्केशन का ये प्रोसेस जो है MPPTCL में अपनाई जाती है। इस मॉड्यूल में हमने EHV सब स्टेशन के संचालन के प्रमुख पहलुओं को जाना, जैसे आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना, ट्रांसफार्मर का तापमान मॉनिटर करना और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है हम उसको दो प्रकार की मेंटेनेंस एक्टिविटी बोल सकते हैं। एक टाइम बेस्ड मेंटेनेंस बोलते हैं, एक कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस के अंतर्गत प्री मानसून और पोस्ट मानसून मेंटेनेंस का कार्य करती है। और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हमें हर इक्विपमेंट की कंडीशन मॉनिटर करनी पड़ती है और कंडीशन मॉनिटर करके जो तय पैरामीटर्स हैं, अगर उन पैरामीटर्स से डेविएशन होता है तो हमें उसमें स्टेप लेना पड़ता है। ये मानक देखिए, हमने पेप टॉक जिसको बोलते हैं, किसी भी कार्य को करने के पहले उसमें क्या क्या कार्य करना है हमको, कौन कौन से हमारे एरिया जो हैं उस कार्य करने के लिए सेफ़ हैं, ये जो सुपरवाइज़र हैं, ये जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सबको काम करने के पूर्व बताते हैं कि क्या काम करेंगे आज का और कौन कौन से एरिया जो हैं उसमें सेफ रहेंगे। इस मॉड्यूल में हमने समय आधारित और स्थिति आधारित रखरखाव के बीच अंतर को समझा और इन विधियों के कार्यान्वयन को जाना। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए जो है हमें इसको जब हम इसका भौतिक रूप से देखा जाता है इसके अंदर, तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे जॉइंट्स रहते हैं। हर जॉइंट में से हमको देखना पड़ता है कहीं तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर तेल ट्रांसफार्मर से बाहर जा सकता है तो पानी जो है वो बाहर से अंदर भी आ सकता है। और पानी जो है ट्रांसफार्मर के लिए या किसी भी बिजली के इक्विपमेंट के लिए पानी जो है वो एक खतरनाक वस्तु रहती है। इसलिए ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जिनका कि हम निर्णय हम पहले ही कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो है मैंने बताया कि ये बहुत महंगा इक्विपमेंट रहता है और ये इक्विपमेंट हमें ऑफ द शेल्फ नहीं मिलता है। ऑफ द शेल्फ नहीं मिलता है से तात्पर्य ये है कि हम जाके नहीं बोल सकते मार्केट में कि हमको 50 MVA का ट्रांसफार्मर दो, ये पैसे लो, 50 MVA का ट्रांसफार्मर दे दो। उसकी एक प्रक्रिया होती है, हमको किस डिज़ाइन का चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स उसको होने चाहिए। तो जब हम ऑर्डर करते हैं तब ऑर्डर लेने वाली कंपनी जो है हमारे ऑर्डर के बाद में फिर कुछ सामान खरीदती है, फिर उसका निर्माण करती है, उसका परीक्षण होता है। तो एक ये लंबी प्रक्रिया के तहत ये ट्रांसफार्मर मिलता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस बहुत ध्यान से करना चाहिए। ट्रांसफार्मर में के मेंटेनेंस में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक ट्रांसफार्मर में जो है मुख्य उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं, टैंक रहता है जिसके अंदर पूरी वाइंडिंग और तेल का रखा जाता है, बुशिंग रहती है, वाइंडिंग रहती है, कोर रहती है, कूलर असेंबली, मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो उपकरणों का इस्तेमाल होता है उन्हें कूलर असेंबली कहते हैं। और इसके अंदर एक इंसुलेटिंग ऑयल भी रहता है। इसको ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस में एक पहला पॉइंट जो आता है हमको, और 10 डेल्टा एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट ऑफ बुशिंग। बुशिंग हमारे वो डिवाइसेस हैं जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और बेक के बीच के इंटरफेस रहती हैं। बुशिंग के जो हेल्दीनेस है बुशिंग की, वो उस 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस और इंसुलेशन वैल्यू नाप के उनकी हेल्दीनेस असर्टेन की जाती है। इनके कुछ मानक हैं 10 डेल्टा के, जो हमारे अनुभव से और जो हमारे विभिन्न जो IAS और IEC जो कहते हैं उसके अनुसार हमें मेंटेन करना पड़ता है। बुशिंग का फेल्योर जो रहता है वो ट्रांसफार्मर के फेल्योर का मुख्य कारण रहता है। और बड़े ट्रांसफार्मर के अंतर्गत बुशिंग का फेल्योर जो है वो कभी कभी इतना घातक हो सकता है कि उसके अंदर आग भी लग सकती है ट्रांसफार्मर के अंदर। इसलिए इस इक्विपमेंट की देख रेख बहुत ज़रूरी है। 10 डेल्टा मेजरमेंट जो है बुशिंग का जो है शेयरिंग ब्रिज के प्रिंसिपल पे किया जाता है। पहले वाली किट जो थी वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करती थी। 10 डेल्टा जो है 5 kV से लेकर 10 kV के वोल्टेज पे किया जाता है और इनकी जो लिमिटिंग वैल्यू रहती है 0.7% से कम रहना चाहिए। इसके अलावा इसका कैपेसिटेंस जो रहता है, कैपेसिटेंस में कोई मानक नहीं है इनका कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए, पर कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 540 से 220 पिकोफैराड तक जो है इसकी वैल्यू वेरी करती है। और ये वैल्यू जो है डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर पे। तो जब हम 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करते हैं
तो 10 डेल्टा की तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू हम मॉनिटर करते हैं, और कैपेसिटेंस के लिए हमें इसकी रिलेटिव वैल्यू देखनी पड़ती है, अर्थात जो वैल्यू पिछले साल थी पिछले साल से आज की तारीख में 1 साल में 2 साल में जब हमने इसका मेजरमेंट किया है तब इसकी वैल्यू में कितना परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन की दर जो है ये इसके कैपेसिटेंस को या इस बुशिंग की हेल्थीनेस को लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेजरमेंट का तरीका रहता है 10 डेल्टा के लिए, तो हम सारी बुशिंग को जो है हम HV बुशिंग और IV बुशिंग जिनको कहते हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, न्यूट्रल को शॉर्ट कर देते हैं, और LV बुशिंग जो रहती हैं उनको भी शॉर्ट कर दिया जाता है। HV बुशिंग पे हम HV लीड लगा देते हैं, LV बुशिंग पे LV लीड लगा देते हैं, और इस प्रकार से हम बुशिंग का जो ट्रांसफार्मर का जो 10 डेल्टा कैपेसिटेंस लिया जाता है। 3 प्रकार के मोड रहते हैं इसके अंदर, UST A मोड, GST A+B मोड और GST G A मोड। ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस नापने के लिए ये 3 मोड का उपयोग किया जाता है, और ट्रांसफार्मर के बुशिंग के 10 डेल्टा नापने के लिए UST मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो एक बार हम HV साइड की सारी बुशिंग को शॉर्ट कर देते हैं, LV साइड की सारी बुशिंग को शॉर्ट कर देते हैं, और उनमें जो 10 डेल्टा किट से निकलने वाली 2 लीड रहती हैं, एक लीड HV लीड कहलाती है, एक लीड हमारी LV लीड कहलाती है। HV लीड को हम HV साइड पर लगा के, LV लीड को LV साइड पर लगा के ये 3 मेजरमेंट करते हैं, और फिर ये दोनों लीड जो हैं आपस में बदल के हम फिर से 3 मेजरमेंट करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में 6 मेजरमेंट हो जाते हैं। क्योंकि UST मोड जो है दोनों में कॉमन रहता है तो दोनों की वैल्यू समान आती है, इस प्रकार से 5 हमको मेजरमेंट मिलते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए दूसरा जो मेन इक्विपमेंट रहता है वो जो पैरामीटर हम मॉनिटर करते हैं वो रहता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर जो है मल्टीपल वाइंडिंग के साथ में बनाया जाता है, उसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग रहती है, पैरेलल पाथ दिए जाते हैं उसके अंदर। इनके अंदर हमको जॉइंट्स भी मिलते हैं, हमको न्यूट्रल का फॉर्मेशन भी होता है। तो इन जॉइंट्स की एक्यूरेसी को देखने के लिए, इन जॉइंट्स की सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस लिया जाता है। ये जो है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस वाली वैल्यू में आता है, इसलिए इसका मापन जो है वो केल्विन डबल बेस के प्रिंसिपल पर किया जाता है। DC करंट हम एक तरफ से इंजेक्ट करते हैं और DC वोल्टेज हम टर्मिनल पर नाप लेते हैं। इसलिए हम जो है हमारी जो इसके नापने की जो लीड रहती है उसके अंदर एक मोटा तार, एक पतला तार रहता है। मोटे तार से हम करंट इंजेक्ट करते हैं और पतले तार से हम जो है वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। इसका उपयोग हम जिन भी 2 बिंदुओं का हमको वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापना होता है HV में, R फेज़, Y फेज़, B फेज़ का न्यूट्रल के साथ में, या अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो IV और UV के बीच का, HV के बीच का अगर हमको वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापना है तो इन्हीं 2 लीड के माध्यम से किया जाता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए अलग अलग टेम्परेचर पर हमको अलग वाइंडिंग रेजिस्टेंस मिलता है। इसलिए एक स्तर पर लाने के लिए इसको हम 75 डिग्री पे कन्वर्ट कर लेते हैं, और 75 डिग्री पे कन्वर्ट करने का इसके अंदर एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला इसमें आगे दिया हुआ है। इसको नापने की जो MPPT में इसको फ्रीक्वेंसी है, ये साल में 1 बार से लेकर साल में 2 बार तक इसको नापा जा सकता है। ये वैल्यू हमें दिख रही है, एक 50 MVA ट्रांसफार्मर जो है उसकी वैल्यू है, जो सारे टैप पे हमने इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये वैल्यू मिली ओम में नापी गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जिस समय इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापा जा रहा था उस समय उसका टेम्परेचर 40 डिग्री था, और हमने इसको कन्वर्ट किया है 75 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री पे अगर वैल्यू 287 है और 75 डिग्री पे वो वैल्यू 324.17 हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो उसका वो बढ़ता है। ये 17 टैप पे इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापा हुआ है। ये एक्चुअल नापे हुए वाइंडिंग रेजिस्टेंस हैं जो इस स्लाइड में आपको दिखाए गए हैं। इसके अंदर ये DC करंट इंजेक्ट करके दिया गया है, तो इसमें रेंज भी जो दी है वो 10 एम्पेयर के रेंज के साथ में इसका उपयोग किया गया है। ये एक किट है जिसको हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस किट बोलते हैं। इस किट से ही वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापा जाता है। ये लो वोल्टेज साइड की ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड का जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापा गया है।
लो वोल्टेज अगर है तो ये इससे साबित हो, इसमें साफ रहता है कि लो वोल्टेज अगर है तो वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर करंट ज़्यादा रहता है तो जो कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो उतने ही उसको ज़्यादा करंट लेने के लिए हमको क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ता है, और उस बढ़े हुए एरिया के कारण इसका रेजिस्टेंस कम रहता है। हम देख सकते हैं इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हमको मिला है वो 14 मिली ओम का हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है आर फेज 2U 2N के बीच में, जबकि अगर हम HV साइड में देखेंगे तो 1U 1N का 287 मिली ओम रेजिस्टेंस दिया गया है इसके अंदर। तो लगभग जो है इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए ये लगभग जो है 10 गुना रेजिस्टेंस हमको HV साइड में ज़्यादा मिल रहा है इसके अंदर, 20 गुना ज़्यादा मिल रहा है इसके अंदर। इसको भी देखिए जो है हमको 75 डिग्री की टेम्परेचर पर हमने इसको कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा साल में जो मेंटेनेंस के लिए जो हम जो एक एक्सरसाइज करते हैं इसको हम बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। इंसुलेशन जो है ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन जो है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हाई वोल्टेज से के साइड इफ़ेक्ट्स को बचाने के लिए। इसका मेजरमेंट जो है जिस किट से किया जाता है उसको इंसुलेशन टेस्टर बोलते हैं, जो कि 5 kV या 10 kV या 2.5 kV पे इसका DC वोल्टेज जनरेट करता है, और जो उस 2 पॉइंट के बीच बहने वाले करंट के माध्यम से इसका नापा जाता है, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापा जाता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए HV टू अर्थ, LV टू HV और LV टू अर्थ के 3 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं जिनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसमें लिया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेने के लिए हमको 3 प्रकार की हम इसके अंदर रीडिंग नोट करते हैं, एक 15 सेकंड की, एक 60 सेकंड की और एक 600 सेकंड की। 15 सेकंड और 60 सेकंड के रेशो को हम डायरेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशो कहते हैं, और 60 और 600 के रेशो को हम PI कहते हैं या पोलराइजेशन इंडेक्स कहते हैं। ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग के लिए या इसके इंसुलेशन की हेल्थ जानने के लिए ये सबसे सरल उपाय है। सामान्यतः इसको साल में 1 बार या साल में 2 बार किया जाता है, इसको प्री मानसून और पोस्ट मानसून में, नहीं तो जो है 1 बार हम इसको भी कर सकते हैं इसके अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है एक कोर फ्रेम टैंक जो 3 मुख्य कंपोनेंट भी रहते हैं, ये कंपोनेंट जो है इनके लिए कनेक्टेड पॉइंट जो है इनका एक हम बाहर एक बॉक्स बनाते हैं ट्रांसफार्मर के टॉप पे, और इन कोर और फ्रेम और टैंक से जो है एक लीड ऊपर लेके आई जाती है। ये लीड को हम शॉर्ट करके इसको टैंक के साथ में अर्थ कर देते हैं। ये इसलिए दी जाती है, अर्थिंग इसलिए की जाती है इसके अंदर कि जो है ये और ट्रांसफार्मर के बीच जो है कोई ये अगर अर्थ रहेगा तो इनके बीच में कोई स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा। और हमको ये देखना ज़रूरी रहता है इसके जो लिंक लगी रहती है इनको खोल के इनकी हेल्थ देखना इसलिए ज़रूरी रहता है, फ्रेम और टैंक और कोर और फ्रेम और कोर और टैंक के बीच में, क्योंकि अगर 2 जगह का ये अर्थ हो जाता है तो हमको, अगर हमने इसको इंटेंशनली अर्थ नहीं किया हुआ है और 2 जगह ये अर्थ हो गया है तो इन 2 जगह अर्थ के बीच में इसके अंदर एडी करंट्स बहते हैं, और एडी करंट्स के बहने से जो है कोर का तापमान बढ़ सकता है, इसके अंदर जो ऑयल है उसका तापमान बढ़ सकता है, और ये ज़्यादा बढ़े हुए तापमान के कारण इसके अंदर कुछ विभिन्न प्रकार की गैसेस जनरेट हो सकती हैं, और अल्टीमेटली जो है अगर ज़्यादा हो तो इसमें एक बुकोज रिले लगी रहती है, उसके माध्यम से ट्रांसफार्मर ट्रिप भी हो सकता है। इसलिए हमको हर 6 महीने में या साल में इसकी हेल्थ जो है हमको इंश्योर करनी पड़ती है। इसको हम 1 kV के वैल्यू पे हम इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए हम 5 kV का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस ऑयल के डिटेरिएशन जो है अगर होता है तो उसके डिटेरिएशन से ट्रांसफार्मर की हेल्थ भी डिटेरिएट होती है। ट्रांसफार्मर का ऑयल जो रहता है ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मटेरियल है, ज़रा सा भी अगर इसमें पानी आता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक या इसके जो पैरामीटर्स रहते हैं उनमें काफ़ी गिरावट देखी जाती है। ट्रांसफार्मर ऑयल की क्वालिटी जो है, नए ट्रांसफार्मर ऑयल की क्वालिटी जो है IS 335 में डिफ़ाइन की हुई है, और जो ट्रांसफार्मर ऑयल सर्विस में है उसके पैरामीटर्स के लिए IS 1866 दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे इसके अंदर BDV वाटर कंटेंट या PPM जिसको हम बोलते हैं, 10 डेल्टा या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये भी अलग अलग टेम्परेचर पे नापी जाती है। ट्रांसफार्मर की डेंसिटी, ट्रांसफार्मर का IFT, फ्लैश पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, पोर पॉइंट, इन सब का जो मानक है, इन मानक के अनुरूप जो है तेल को जो है ट्रांसफार्मर के ऑयल को जो है मेंटेन किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के मानक
न्यू ऑयल के मानक और जो ट्रांसफार्मर ऑयल सर्विस में है उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए हम दोनों जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। फ्लैश पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर रहता है जहाँ पे जिसके बाद में इसके अंदर इतने वेपर जनरेट हो जाते हैं कि इसके अंदर आग लगने की संभावना हो सकती है। ये न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू या एसिडिटी टेस्ट किट है। ये टेस्ट किट से जो है हम ऑयल का एसिडिटी हम नापते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है ऑयल की हेल्थ के लिए। ये एक्चुअल जो टेस्ट किट है ये भोपाल में जो एक लैब स्थापित है उसके अंदर है ये टेस्ट किट। BDV टेस्ट किट मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज नापने की टेस्ट किट है। ये भी जो है ऑयल टेस्टिंग लैब जो है भोपाल में उसके अंतर्गत स्थापित है। ये डेंसिटी टेस्ट किट है जिससे कि ट्रांसफार्मर की ऑयल की डेंसिटी नापी जाती है। फ्लैश पॉइंट टेस्ट किट जिससे ऑयल का फ्लैश पॉइंट नापा जाता है। DGA ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। DGA का अर्थ होता है कि डिज़ोल्व्ड गैस एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हमारे लिए, इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी अगर इंसिपिएंट फॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शुरुआती कोई त्रुटि आती है, वो त्रुटि हमें ट्रांसफार्मर के ऑयल के DGA के एनालिसिस से वो हम उस त्रुटि को हम जो है शुरुआती स्तर पे हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जिसको एक अंग्रेजी की कहावत में है भी कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर हमने उस त्रुटि का निराकरण अगर हमने पहले स्तर पे कर लिया है तो आगे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर के DGA जो है इसके अंदर जब ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर कोई तापमान बढ़ता है या जो परिवर्तन होते हैं उनके अंतर्गत ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ गैसेस जनरेट होती हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ये बेसिकली मिनरल ऑयल है, हाइड्रोकार्बन ऑयल है। ये ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप होकर जब इसकी गैसेस ट्रांसफार्मर के ऑयल में अब्जॉर्ब हो जाती है उसकी एनालिसिस की जाती है। ये एक DGA की टेस्ट किट है। इसके अंदर ऑयल के सैंपल जो है रखे जाते हैं। इस किट के अंदर मल्टीपल सैंपल नापने की व्यवस्था है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनालिसिस ऑफ गैसेस डिजॉल्व इन इंसुलेटिंग ऑयल इज़ ए वैल्यूएबल इन प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस प्रोग्राम। इससे हमको एडवांस वार्निंग मिलती है और हम अपना कोई भी मेंटेनेंस जो हम शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस जनरेट जो हम मॉनिटर करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन मॉनिटर की जाती है, इसके अंदर CO2 मॉनिटर की जाती है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर की जाती है, CH4, C2H6, C2H4, C2H2 ये गैसेस हैं, इनको हम मॉनिटर करते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल बेसिकली एक मिनरल ऑयल है और इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की बहुत मात्रा रहती है। अगर ऑयल में गैस का जनरेशन धीमे धीमे हो रहा है तो हमें इसमें ज़्यादा पता नहीं लगता, पर अगर तेज़ी से जनरेशन होता है तो बुकोज रिले जो है रहती है वो ऑपरेट हो जाती है और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देती है। ओरिजिन ऑफ गैसेस इन ट्रांसफार्मर ऑयल। फॉल्ट गैसेस जो हैं वो कोरोना के कारण जो बनती हैं, मेनली दो प्रकार की गैसेस बनती हैं कोरोना के कारण, हाइड्रोजन और मीथेन। और कोरोना क्या है? कोरोना एक पार्शियल डिस्चार्ज है। और पार्शियल डिस्चार्ज क्या होता है? अगर इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर कोई वॉइड्स रह जाते हैं, उन वॉइड्स में रहने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो वॉइड्स एयर रहते हैं उनमें ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप होने के कारण उसके अंदर गैसेस जनरेट होती हैं, जो कि दो प्रकार की गैसेस रहती हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन और मीथेन। थर्मल हीटिंग या पायरोलाइसिस। अगर ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग हो रही है या ट्रांसफार्मर के अंदर किसी कारण से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो इसमें जो निकलने वाली गैसेस रहती हैं, मीथेन, ईथेन और इथिलीन, ये तीन प्रकार की गैसेस रहती हैं। थर्मल फॉल्ट जिनको हम पायरोलाइसिस के अंतर्गत मानते हैं, इनका तापमान जो है 300 डिग्री से कम रहता है और इनमें 300 डिग्री जब टेम्परेचर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर पहुंचता है तो C2H6, C2H4, CH4 का जनरेशन होता है और इनके कंसंट्रेशन से हम डिसाइड करते हैं कि फॉल्ट किस नेचर का है। सबसे गंभीर फॉल्ट जो रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर आर्किंग का रहता है और आर्किंग जो है वो स्पार्क रहता है, जो है कभी आपका कोई लूज पॉइंट उसके अंदर आ रहा है या कहीं पे क्लियरेंस कम हो रहा है या कोई सडन हाई वोल्टेज आया है, उसके कारण जो आर्किंग होती है तो स्पार्क बनता है। और ये जो स्पार्क बनता है, इस स्पार्क से ऑयल के अंदर टेम्परेचर या तापमान जो है लगभग 700 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच जाता है और इतने ऊंचे तापमान पर जो है C2H2 का जनरेशन होता है या एसिटिलीन का जनरेशन होता है।
तो डीजीए के एनालिसिस में अगर हमको कभी हमको उसके अंदर एसिटिलीन मिल रहा है तो ये हमारे लिए एक गंभीर संकेत है और हमें इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। अब जो गैसेस हम इसके अंदर डीजीए के अंदर जिन गैसेस का जनरेशन होता है या जिन गैसेस की मात्रा हम नापते हैं, इन गैसेस में आपस में भी कुछ संबंध रहता है और ऐसे जो इनमें अनुभव है और जो इनमें स्टडी की गई हैं उसके अनुसार इसको नापने के 2-3 रेशो बनाए गए हैं। एक डॉरेनबर्ग रेशो कहलाता है, इसके अंदर 5 गैसेस एनालाइज करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, ईथेन, इथिलीन और एसिटिलीन। इनके जो 4 रेशो बनते हैं, इन 4 रेशो के माध्यम से ट्रांसफार्मर की हम कंडीशन एसेस करते हैं। इस प्रकार से एक रोजर्स रेशो भी है जिसके अंदर केवल 3 रेशो लिए जाते हैं और 4 गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक डुअल ट्रायंगल मेथड भी रहता है। इस मेथड में हम CH4, C2H2, C2H4 का 3 गैसेस का इस्तेमाल करके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल के अंदर हमारे रेशो कहाँ पे आ रहा है उसके अनुसार जो है ट्रांसफार्मर में संभावित त्रुटि को जो है उसका अध्ययन किया जाता है या इसको अंदाज़ा लगाया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने ट्रांसफार्मर के रखरखाव और परीक्षण की विधियां जैसे तेल रिसाव की निगरानी और बशिंग की स्थिति को मापने के बारे में सीखा। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब ये इलेक्ट्रिकल टेस्ट पे हम आते हैं। एलटी टेस्ट, मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। एलटी टेस्ट का मतलब है ये टेस्ट जो है हम जो लो टेंशन वोल्टेज पे हम टेस्ट करते हैं। हमारे सबस्टेशन में जो है 415 वोल्ट और 230 वोल्ट की सप्लाई उपलब्ध रहती है और इससे हम मैग्नेटाइजिंग करंट 415 वोल्ट पे और 230 वोल्ट पे हम मैग्नेटाइजिंग करंट नापते हैं। हाई वोल्टेज साइड पे या लो वोल्टेज साइड पे हम जो है वोल्टेज इम्प्रेस करते हैं और दूसरा साइड को ओपन रखते हुए जो करंट नापते हैं इसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। एक 50 MVA ट्रांसफार्मर पे करंट कितना आता है, ये इसका एक मानक वैल्यू यहाँ पे, मानक तो नहीं है, एक वैल्यू दी गई है और इन वैल्यू को जब हम अगली बार जब 1 साल बाद में या 6 महीने बाद में या 2 साल बाद में जब भी इसमें हम मापन करेंगे तो इसको इन वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं और कोई भी एबनॉर्मल वेरिएशन जो हमको अगर इसके अंदर दिखता है तो उसमें हमारे एक्शन हमको जो है उसमें तदनुसार हमको एक्शन उसके अंदर लेना चाहिए। ये अपन देख सकते हैं इनके अंदर HV साइड का जो है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट 3.7 मिली एम्पियर है और LV साइड से अगर हम दे रहे हैं तो 29.65 मिली एम्पियर है। ट्रांसफार्मर के कोर की हेल्दीनेस के लिए हम मैग्नेटिक बैलेंस इसका देखते हैं और मैग्नेटिक बैलेंस भी हम जो है 230 वोल्टेज पे हम इसको देखा जाता है। HV साइड और LV साइड हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सभी प्रकार के वोल्टेजेस का नापा जाता है। ये एक जो 50 MVA ट्रांसफार्मर है उसमें जिस प्रकार से वोल्टेज सिंगल फेज वोल्टेज इंजेक्ट करने पे हमको जो मिलते हैं, ये एक्चुअल वोल्टेज मिले हुए हैं, उनकी वैल्यू आपको दिखाई गई है इसके अंदर। मैग्नेटिक बैलेंस हमको दोनों तरफ से करना रहता है, HV साइड से भी, ट्रांसफार्मर के HV साइड से और ट्रांसफार्मर के LV साइड से, दोनों तरफ से हम मैग्नेटिक बैलेंस का सत्यापन करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो जिस फेज़ में वोल्टेज इंजेक्ट किया गया है लगभग उतना ही वोल्टेज बाकी बचे हुए 2 फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब हम R फेज़ में इंजेक्ट करते हैं तो Y और B में भी हमको वोल्टेज मिलते हैं। सिमिलरली जब हम B में करते हैं तो R और Y में मिलते हैं और जब हम Y में करते हैं तो हमको R और B में मिलते हैं। तो ये पैटर्न जो हमको इसका दिखता है लगभग सभी ट्रांसफार्मर में इसी प्रकार का पैटर्न हमको मिलता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी ट्रांसफार्मर की हेल्दीनेस को चेक करने के लिए, इसके जो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है उसको नापने के लिए किया जाता है। इसके अंदर HV साइड पे 230 वोल्ट देके LV साइड पे शॉर्ट करके इसका दोनों तरफ का करंट जो है नापा जाता है। इसके अंदर एक टिपिकल वैल्यू जो 50 MVA ट्रांसफार्मर में मिलती हैं वो इस वाले टेबल में बताई गई हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हमने 3 फेज सप्लाई हमने HV साइड पे दी थी, हमने LV साइड को शॉर्ट किया था तो हमको जो करंट मिल रहा था HV साइड पे 6.3 एम्पियर। LV साइड हमारा चूँकि 132/33 kV का ट्रांसफार्मर है तो जो है LV साइड का करंट जो देखिए आप इसके अंदर 6.3 से बढ़ा हुआ हमको 27.3 एम्पियर दिख रहा है इसके अंदर। 3 फेज़ के अलावा इसको हम जो सिंगल फेज़ पे इस टेस्ट को किया जाता है और इसमें सिंगल फेज़ जिस फेज़ में हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली वही फेज़ जो हम LV साइड का शॉर्ट करते हैं और उसमें जो दोनों सब तरफ के हमको करंट नापने रहते हैं इसके अंदर। LV टेस्ट जब हम करते हैं तो जो हमारे 220 kV के सबस्टेशन होते हैं या 400 kV के सबस्टेशन होते हैं, कई बार उनके अंदर इंडक्शन लेवल इतना ज़्यादा रहता है
कि जो LV के जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो आप देखेंगे इसके अंदर जो 3.7 मिली एम्पियर या 2.9 मिली एम्पियर या 1.9 मिली एम्पियर की रेंज में रहते हैं, ये इंडक्शन के कारण इन करंट पे जो है असर हो जाता है और कभी कभी ये रीडिंग जो है हमको वो रीडिंग मिलने लगती है जिससे हमें लगता है कि ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट अचानक बढ़ गए हैं, जबकि वो जो रहते हैं वो बढ़ा हुआ असर जो है हमको इंडक्शन के कारण रहता है। तो इस असर को नलीफाई करने के लिए अभी MPPTCL ने HV मैग्नेटाइजिंग करंट लेना शुरू किया है, ST टेस्ट के नाम से हम बोलते हैं। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के HV साइड पे या LV साइड पे हम 5 kV या 10 kV का वोल्टेज, जो कि हमारी 10 डेल्टा किट है या आजकल कई किट आई हैं जिनके अंदर इतना वोल्टेज भेजने की क्षमता होती है, उस वोल्टेज पे हम मैग्नेटाइजिंग करंट नापते हैं। HV साइड पे जो है 10 kV पे वोल्टेज नाप सकते हैं, हम करंट नाप सकते हैं, लेकिन LV साइड पे कई बार क्या होता है कि 10 kV पे नापने पे उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट उस किट की क्षमता से ज़्यादा हो सकता है, तो हम 5 kV पे हम फिर उसका मापन करते हैं। एक 50 MV ट्रांसफार्मर पे क्या वैल्यू आती है ये इसके अंदर हमने सामान दिखाई गई है। इसके अंदर 5000 वोल्ट हमने दिया है इसके अंदर या 5 kV दिया है, तो 27 मिली एम्पियर करंट हमको HV साइड पे मिल रहा है और 10 kV पे देने पे हमको 44 मिली एम्पियर दिखा है। हम इनके वैल्यू पे अगर हम गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसके अंदर 44 मिली एम्पियर या 27 मिली एम्पियर पे अगर 1 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर का कोई एरर है या इंडक्शन का असर है तो वो कहीं इसमें मायने नहीं रखता है। जबकि अगर हम LV के मैग्नेटाइजिंग करंट पर देखें तो जहाँ पे 1.9 मिली एम्पियर करंट आता है या 2.9 मिली एम्पियर करंट आता है, इस करंट में अगर हमको 2 मिली एम्पियर का अगर अंतर हो गया या 1.5 मिली एम्पियर का अंतर हो गया तो परसेंटेज के टर्म्स में हमको ये अंतर काफ़ी ज़्यादा लगता है और हमको ऐसा हमको आभास हो सकता है कि ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ रही है, जबकि वो मेजरमेंट एरर है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक टेस्ट और किया जाता है जिसको हम SFRA बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसफार्मर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसका रिस्पांस टाइम से हम उसका ग्राफ एक प्लॉट करते हैं उसके अंदर, और ये अलग अलग प्रकार के ग्राफ रहते हैं। इसके अंदर 20 हर्ट्ज से लेके 2 मेगाहर्ट्ज तक की वैल्यू के फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इंजेक्ट की जाती है। ट्रांसफार्मर जो है वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव डिवाइसेस होता है और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, इतने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस का जो भी रिस्पांस होता है उसके अनुसार इसके अंदर एक ग्राफ बनता है और ये जो ग्राफ रहता है ये इसका सिग्नेचर ग्राफ कहलाता है, फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। इनको जो ग्राफ हमको मिलता है ये ग्राफ को जब हम इस ट्रांसफार्मर का हम दोबारा जब SFRA करते हैं तो उस ग्राफ के अनुसार जो है हम कंपेयर करते हैं कि इसमें कोई पीक्स में या उसके अंदर जो वैलीज आई है उनमें कोई एबनॉर्मल वेरिएशन तो नहीं मिल रहा। SFRA टेस्ट जो है ये ट्रांसफार्मर में किसी भी एक मेजर फॉल्ट के बाद रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जब कोई मेजर फॉल्ट होता है तो ट्रांसफार्मर के जितने भी इसके अंदर वाइंडिंग और कोर और फ्रेम जो रहते हैं इसके अंदर एक हैवी फोर्स जनरेट होता है और उस जनरेशन के कारण कभी कभी ट्रांसफार्मर के अंदर टर्बुलेंस आता है। तो इससे अगर ट्रांसफार्मर की कोई ज्योमेट्री में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है, इससे ट्रांसफार्मर के अंदर बेकेलाइट शीट का या कोई जो स्टिफनर है हमने कोई और चीज़ हमने उपयोग की हुई है उनका कोई डिसलोकेशन तो नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये 50 MVA ट्रांसफार्मर है, इसका जो SFRA जो किया गया है इसका उसका एक ग्राफ दिखाया गया है इसके अंदर। ये ग्राफ जो है ट्रेंडिंग ग्राफ कहलाते हैं। इसके अनुसार जो है हम जब अगली बार जब हम इनका दोबारा जब हम इसका मापन करते हैं तब हम इसको देखते हैं। SFRA टेस्ट से हम वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, हम वाइंडिंग डिफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, हम इसके कोर का मूवमेंट जो होता है वो चेक कर सकते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग कोई कोलैप्स तो नहीं हुई वो देख सकते हैं। और ट्रांसफार्मर जब हमारा फैक्ट्री से जब हमारा साइट पे पहुंचता है तो एक ये लंबी दूरी तय करके आता है। आने वाले रास्ते में ढेरों हमको स्पीड ब्रेकर पड़ते हैं, जो सड़क में कुछ जगह हो सकता है गड्ढे भी हों तो झटके भी लगते हैं उस ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ट्रांसफार्मर का कोर वाइंडिंग इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट को जज करने के लिए हम SFRA का टेस्ट जो कि फैक्ट्री में हुआ है और जो हम साइट पे पहुंचते हैं तो साइट पे पहुंच के जब हम SFRA का टेस्ट करते हैं तो इन दो आने वाले जो ग्राफ रहते हैं इनको कंपेयर करके ट्रांसफार्मर के हेल्दीनेस का पता लगाया जा सकता है। सबस्टेशन इक्विपमेंट में करंट ट्रांसफार्मर रहता है। करंट ट्रांसफार्मर हमारा जो भी सर्किट में हमारा करंट जो जाता है उसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर का। और ये
क्योंकि सब हम हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हाई वोल्टेज पे ही इसको उतना इंसुलेशन देके करंट इसका नापा जाता है, ट्रांसफार्मर का लाइन का करंट नापा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है ये इसके अंदर काफ़ी कम मात्रा में तेल रहता है अगर हम इसकी तुलना करें अपने पावर ट्रांसफार्मर से। तो इसमें अगर ज़रा सा भी इसके अंदर मॉइस्चर जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल, इसके जो सिटी के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, इस ऑयल की क्वालिटी जो है प्रोपोर्शनेटली जल्दी ख़राब होती है अगर हम इसकी तुलना अपने 50 MVA के ट्रांसफार्मर से या 100 MVA के ट्रांसफार्मर से या 315 MVA के ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो है 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस नापा जाता है, जिसका हम साल में एक बार या 2 साल में एक बार इसका हम इसका करते हैं। और इनकी 10 डेल्टा की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0.7% है। और कैपेसिटेंस में जैसे बुशिंग का कैपेसिटेंस हम ट्रेंड मॉनिटर करते हैं, ऐसे इसका भी जो है हम ट्रेंड मॉनिटर करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने ट्रांसफार्मर के विभिन्न परीक्षण विधियों जैसे टैन डेल्टा, शॉर्ट सर्किट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग के बारे में जाना। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। सबस्टेशन में दूसरा एक इक्विपमेंट रहता है सर्किट ब्रेकर, जो कि किसी भी फॉल्ट को दूर करता है और उसमें आइसोलेट कर देता है, ट्रिप कर देता है। और जितना भी आर्क का जो आर्क एक्सटेंशन जो होता है वो इसी के अंदर होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विकास में ये आर्क एक्सटेंशन पहले हवा के माध्यम से किया जाता था, बाद में फिर ये इंसुलेटिंग ऑयल के माध्यम से किया जाने लगा। और आज की तारीख में जो है हम SF6 का इस्तेमाल करते हैं आर्क एक्सटेंशन के लिए। सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म जो है वो न्यूमेटिक भी हो सकते हैं, वो स्प्रिंग्स चलने वाले भी हो सकते हैं। और ये 2 प्रकार के हिसाब से इनको विभाजित किया जाता है। आज के तारीख में हमारे पास में जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं और जो नए विधा के सर्किट ब्रेकर आ रहे हैं वो सब जो है स्प्रिंग बेस्ड सर्किट ब्रेकर है। उनका मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बेस्ड है। सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस में इनकी सबकी हमको सारे जितने भी इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट रहते हैं, मूविंग पार्ट्स रहते हैं, उन मूविंग पार्ट्स में हमको ऑयलिंग ग्रीसिंग हमको करनी पड़ती है। उसके अंदर उनको डस्ट फ्री रखना पड़ता है। उसके जो चैम्बर है या उसका जो जितने भी आउटडोर के साथ में जो कनेक्शन है उसको गास्केट जो है हमको अच्छे से रखनी पड़ती है। इसके अंदर सर्किट ब्रेकर के मूवमेंट के लिए हमको एक बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी हम स्प्रिंग के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। और इस स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए एक मोटर होती है। ये मोटर जब चार्ज हो जाती है तो मोटर अपने आप बंद होनी चाहिए। ये भी हम मेंटेनेंस के समय हम देखते हैं। सर्किट ब्रेकर का टाइम जो है इसका मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस के लिए। एक्चुअल जो टाइमिंग जो हमको फील्ड में मिलते हैं ये इस टेबल में हमने बताए गए हैं। इसके अंदर क्लोज टाइम, ट्रिप टाइम और क्लोज ओपन टाइम, ये 3 प्रकार के टाइमिंग का मेजरमेंट जो है साल में एक बार या 2 साल में एक बार ज़रूर किया जाता है। ये आप देखेंगे इसके अंदर ये सारे टाइमिंग सब मिली सेकेंड में है। किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो है अगर ट्रिप टाइम कम हो तो फॉल्ट से होने वाला नुकसान भी उतना ही कम होता है। इसके अलावा जो है इस सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है इसका इंसुलेशन वैल्यू नापी जाती है, टॉप पोल की, बॉटम पोल की। बॉटम वाले हिस्से में तो इंसुलेटर रहता है, इसलिए उसको नापना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर उसकी वैल्यू डिटेरिएट हो रही है या ख़राब हो रही है तो ट्रांसफार्मर तो हमारा बस फॉल्ट बनने की संभावना हो सकती है। सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, चूँकि सारा करंट जो है उन्हीं के थ्रू फ्लो होता है, तो उनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी नापा जाता है। और इस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को नापने के लिए CRM किट जिसको बोलते हैं उसके द्वारा नापा जाता है। इसमें हाई करंट जो है लगभग 100 एम्पियर 50 एम्पियर DC करंट इंजेक्ट किया जाता है और उसके अक्रॉस वोल्टेज नाप के इसका मेजरमेंट किया जाता है। 75 से 150 माइक्रोम का हमको जो है पर ब्रेक हमको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का इसका सर्किट ब्रेकर का हमको मिलना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको डायनेमिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट कहते हैं, DCRM। ये DCRM से जो रहता है इसमें हम ट्रिप कॉइल का करंट और क्लोजिंग कॉइल का करंट भी हम इसके नाप देते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सर्किट ब्रेकर के रखरखाव और उनके परीक्षण के तरीकों जैसे ऑपरेशनल टाइमिंग, संपर्क प्रतिरोध माप और गतिशील संपर्क प्रतिरोध माप DCRM के बारे में सीखा। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
इसी प्रकार से जो है हम पार्शियल डिस्चार्ज जो है ट्रांसफार्मर का पार्शियल डिस्चार्ज, सीटी का पार्शियल डिस्चार्ज नापा जाता है और उसके जो वैल्यू आती हैं इस ग्राफ में बताई गई हैं। थर्मोविज़न कैमरे से जो है हम क्लैंप्स के अंदर ट्रांसफार्मर की बॉडी में जो है किस प्रकार से उसका टेम्परेचर हो रहा है, ये टेम्परेचर का हम नापते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये अल्टीमेटली जो है इस टेम्परेचर पर आके रुकती हैं। अगर ये सब मेटेलिक चीज़ें रहती हैं, अगर मेटेलिक चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में उनके क्लैंप्स के निकलने की संभावना रहती है, उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनके पिघलने की भी संभावना हो सकती है। ये जो क्लैंप्स हैं, कनेक्टर्स बताए गए हैं, ये सबस्टेशन के अंदर उपयोग होने वाले हैं। ट्विन कंडक्टर टू सिंगल कंडक्टर, टी क्लैंप, इसका उपयोग हम जो है 90 डिग्री कनेक्शन के लिए करते हैं। सीटी क्लैंप जो है ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कन्फिगरेशन के लिए वो ये वाला है। पैड क्लैंप पे आइसोलेटर का पे कंडक्टर जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्डवेयर है जो इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने सबस्टेशन में। ये एक मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है 220 केवी की बस पे जो की जा रही है उसका एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है इसके अंदर। ऊपर जो है फ्लाईओवर जंपर को अटेंड किया जा रहा है इसके अंदर, एक स्पान से दूसरे स्पान के बीच का। ये भी उसी का ही फ़ोटोग्राफ है। इस मॉड्यूल में हमने पार्शियल डिस्चार्ज, पीडी का महत्व और थर्मल विजन कैमरे का उपयोग करके उपकरणों के तापमान की निगरानी करने की प्रक्रिया को समझा। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। बैटरी सेट का मेंटेनेंस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। बैटरी को हम जो है हार्ट ऑफ द सबस्टेशन कहते हैं और बैटरी की डीसी वोल्टेज की हमको आवश्यकता रहती है ट्रांसफार्मर को सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए। इसके अंदर जो कंट्रोल पैनल, रिले पैनल रहते हैं उनकी ऑक्सिलरी सप्लाई जो रहती है वो डीसी पे होती है। MPPTCL में दो प्रकार के डीसी वोल्टेजेस यूज़ किए जाते हैं, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट। 110 वोल्ट जो है हमको 220 केवी के सबस्टेशन और 132 केवी के सबस्टेशन में उपयोग करते हैं और 220 का उपयोग हम 400 केवी के सबस्टेशन में करते हैं। 48 वोल्ट डीसी का उपयोग जो है कम्युनिकेशन के लिए। बैटरी मेंटेनेंस के लिए जो बैटरी के जो वोल्टेज हम इसके चार्जिंग बंद करके इसके हम वोल्टेज नापते हैं। इसका चार्जिंग करंट हम देखते हैं इसका कितना है, इसका लोड करंट कितना है देखते हैं इसके अंदर। इसकी ग्रेविटी देखी जाती है कि बैटरी की ग्रेविटी कितनी है और अगर जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल अगर कम हो रहा है उस इलेक्ट्रोलाइट के लेवल की टॉपिंग भी की जाती है। सबस्टेशन में यदि कभी लंबे समय तक के लिए जो है अगर एलटी सप्लाई हमारी फेल हो जाती है, टोटल ब्लैकआउट होता है सबस्टेशन में, तो सारी ऑक्सिलरी सप्लाई जो रहती है पैनल की, रिले की, सर्किट ब्रेकर की, ये हमारी 110 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट डीसी पे रहती है। तो उस कंडीशन में हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है और इस डिस्चार्ज बैटरी को पुनः चार्ज करने के लिए हम बूस्ट चार्जिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये भी हमारा रेगुलर मेंटेनेंस का एक ऑप्शन रहता है इसके अंदर। मेंटेनेंस की एक्टिविटी में जितने भी मेंटेनेंस हमने बताए हैं ये सारे मेंटेनेंस हमारे ऑफलाइन मेंटेनेंस बोल सकते हैं या मेंटेनेंस हमारे डेड लाइन मेंटेनेंस बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है हॉटलाइन मेंटेनेंस भी करते हैं, सबस्टेशन के अंदर भी हॉटलाइन मेंटेनेंस करते हैं। हॉटलाइन मेंटेनेंस में जो है लाइव लाइन पे काम किया जाता है। इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको इसके अंदर शो कर सकता हूँ, वो हम इसमें देखेंगे इसके अंदर। इस मॉड्यूल में हमने बैटरी सेट के रखरखाव की विधियां, बैटरी वोल्टेज और ग्रेविटी की निगरानी और चार्जिंग के दौरान आवश्यक कदमों को सीखा। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी हो गया। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण से हमने सीखा EHV सबस्टेशनों के परिचय, उनके वोल्टेज स्तर और विभिन्न प्रकारों को समझा। EHV सबस्टेशन के घटकों जैसे ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और अन्य उपकरणों के कार्य को जाना। EHV सबस्टेशन के संचालन की प्रमुख प्रक्रियाएं जैसे आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना, गैस दबाव और ट्रांसफार्मर का तापमान मॉनिटर करना सीखा। समय आधारित और स्थिति आधारित रखरखाव के बीच अंतर को समझा और इन विधियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को जाना। ट्रांसफार्मर के रखरखाव और परीक्षण की विधियां जैसे
तेल रिसाव की निगरानी, बचिंग की स्थिति मापना और टैन डेल्टा और कैपेसिटेंस माप पर चर्चा की। ट्रांसफार्मर के परीक्षण विधियां जैसे टैन डेल्टा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग को समझा। सर्किट ब्रेकर के रखरखाव और परीक्षण की प्रक्रिया, जिसमें ऑपरेशनल टाइमिंग, संपर्क प्रतिरोध माप और गतिशील संपर्क प्रतिरोध माप DCRAM शामिल हैं, को जाना। पार्शियल डिस्चार्ज, PD और थर्मल परीक्षण की विधियों का महत्व समझा, जिसमें थर्मल विजन कैमरे का उपयोग करके तापमान मापना शामिल है। बैटरी सेट के रखरखाव की प्रक्रियाओं, बैटरी वोल्टेज और ग्रेविटी की निगरानी और चार्जिंग के दौरान आवश्यक कदमों को सीखा।